नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है इंडियन पॉलिटी क्लास में जो मैं ले रहा हूं और मेरा नाम है ऋतुराज श्रीवास्तव। और चलिए, कल हमने पढ़ा था, मतलब जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमने पढ़ा था कैसे जब ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडर्स आते हैं, फिर धीरे धीरे बंगाल के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। लेकिन उनका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, और ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे जो लोग सब थे, जो इंग्लैंड में बैठे थे, उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोचा कि इनके अफेयर्स को, इनके वर्किंग को हमें कंट्रोल करना है। तो वो टाइम टू टाइम नया नया एक्ट लेकर आए। हर एक्ट में डिफरेंट प्रोविज़न था जिसको हमने पढ़ा, और दो बातें इससे निकल कर सामने आ रही थी सारे जितने भी एक्ट आए थे। पहला तो ये था कि जितना भी पावर है जो अदर प्रोविंस के पास था, जैसे कि मद्रास हो गया, जैसे कि बॉम्बे हो गया, सबसे लेके सारा पावर जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो कि गवर्नर है बंगाल के, उनके हाथ में सारा पावर दे दिया गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आ रहा है कि भाई, भारत देश तो हम भारतीयों का है, तो आप बाहर से आके हमारे के लिए कानून बनाओगे, आप हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करोगे, ये बात हमें कतई बर्दाश्त नहीं हुई। ये बात हमें कतई अच्छा नहीं लगा। तो 1853 तक का चार्टर एक्ट हमने देख लिया, और उसको देख के भाई एक वक्त तो हमें ऐसा लगा कि भाई अब इससे हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। फालतू का अंग्रेज लोग हमारे रिलीजियस मैटर में घुस रहे हैं, फालतू का हमारे सोशल मैटर में घुस रहे हैं, फालतू का हमारे इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं और उनके अगेंस्ट युद्ध छेड़ दें। तो 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, और जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म होता है तो फिर अब अंग्रेज लोग काफ़ी तेज़ थे। उन्होंने सोचा कि चलो यार, कुछ ऐसा करते हैं, फिर से इनको मूर्ख बनाते हैं। बोलते हैं कि देखो, हम यहाँ पर आप लोगों को गुड गवर्नेंस देने आए थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि आपको हम कैसे गवर्न करें। तो अब जो भी करना होगा, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, धीरे धीरे करके हम कुछ इंडियंस लोग को भी इसमें रख लेंगे, और उनको ऐसा ऐसा बोलेंगे, गुड गवर्नेंस आपको हम देने वाले हैं, आपका पूरा लाइफ इंप्रूव कर देंगे, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा झूठ भी बोले थे वो लोग। ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही करते थे हमारे साथ। तो चलो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं आज, और कोशिश करेंगे कि आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखें और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दें। ओके। हाँ, जो कंपनी रूल था, जो 1773 से स्टार्ट हुआ था और 1858 तक चला था, मतलब कंपनी इंडियंस के ऊपर रूल कर रही थी। लेकिन 1858 से 1947 तक, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली, तब तक 1858 से 1947 तक अंग्रेज का शासन था। नाउ यू कैन सी, क्राउन रूल मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोग बैठे थे, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, किंग थे, उनका शासन डायरेक्ट अब हो रहा था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको हम लोग एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि भाई देखो, जो भी सिचुएशन हुआ हुआ उसको अब हम सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी इस चैप्टर को पढ़ना तो याद रखना, जितना भी मैं कहानी सुनाता हूँ बस समझने के लिए है। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? फीचर्स को समझो, आगे बढ़ो, कोई पीएचडी नहीं करना है। इसका फीचर्स क्या है? इंडिया टू बी गवर्न बाई एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि अब कंपनी रूल खत्म हो चुका है, और यहाँ पर हर मैजेस्टी क्या है? किंग। हर मैजेस्टी क्या है? वहाँ की जो क्वीन है, उनको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और अंग्रेज का तो आदत था भाई, हमेशा नाम को चेंज करते थे, कभी गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा ऐसा वो लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। एक आपके लिए असाइनमेंट है, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना और कमेंट सेक्शन में आके लिखना कि पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे। मैं तो चाहूँ आपको बता सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग बुक पढ़ते हैं कि नहीं। दूसरा सिस्टम क्या था? एक जो डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट से, जो 1784 में आया था, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दिखेगा और दूसरा आपका क्या दिखेगा? इकोनॉमिक जो कमर्शियल फंक्शन है उसको देखेगा।
ये वाले फंक्शन को भी एबोलिश कर दिया गया। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ा पोस्ट बन के आया है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे वो कौन होंगे? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके कोई मेंबर होंगे। और जो वाइस रॉय हैं हमारे, दोनों मिलकर अब इंडिया को गवर्न करने वाले थे। एक 15 मेंबर का काउंसिल भी बनाया गया जो असिस्ट करने वाले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए समझते हैं, जब 1858 में हमारा जो एक्ट आया, ठीक, उसके बाद 1861, 1892 और 1909 में 3 एक्ट और आया। और ये तीनों एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तीनों एक्ट में हम देखेंगे कि जो इंडियंस थे, अब ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंडियंस भाई हैं उनको अब इंडिया के गवर्नेंस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें जगह दे रहे हैं, जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जगह देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि देखो अगर इंडिया को गवर्न करना है तो कुछ इंडियंस भी हमारे टीम में होने चाहिए। तो जो हम जल्दी से फीचर्स देख लेते हैं क्या है इंडियन काउंसिल एक्ट का, जो 1861 है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। जो मैंने आपसे बोला ना, लॉ मेकिंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए इंडियंस को भी शामिल करने वाले हैं। ठीक है, जो वाइस रॉय हैं वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे नन ऑफिशियल मेंबर को। ठीक है, ऑफिशियल मेंबर क्या हुआ, नन ऑफिशियल मेंबर क्या हुआ? ऑफिशियल मेंबर जिनके बात को ज़्यादा मान के आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या हो, जो अपना बात रखेंगे वाइसरॉय के सामने, लेकिन हो सकता है उनकी बात को माने वाइसरॉय या फिर नहीं माने। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, बस उतना भी कोई ज़्यादा खास रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उनको। ठीक है, और 1862 में लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, 3 इंडियंस को जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे जोड़ने का काम करते हैं। 1853 में हमने पढ़ा था कि 6 मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उस 6 मेंबर में से अब जो 3 मेंबर होंगे वो इंडियंस होंगे। और वो 3 इंडियंस कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। 1833 में हमने क्या देखा था, जो लेजिस्लेटिव पावर था, जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको ले लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। जो पावर एक हाथ में सीमित हो गया था उसको अब धीरे धीरे करके बॉम्बे और मद्रास को फिर से दिया जा रहा है, मतलब रिस्टोर किया जा रहा है उनका पावर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका काम था लॉ मेकिंग बॉडी है। तो अब जब उनको लगा कि लॉ मेकिंग बॉडी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है और इसका प्रेजेंस प्रोविंस लेवल पे भी होना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे भी होना चाहिए। अब क्या था, पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में था, जो कि जो वाइसरॉय हैं उनके अंदर एक बॉडी है जो लॉ बना रही है। लेकिन अब प्रोविंस भी तो है ना, जो बंगाल में है, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है और पंजाब में, तो वहाँ पे भी तो गवर्नर हैं, उनके अंदर भी तो एक लॉ मेकिंग बॉडी होगी। तो उसका यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। मतलब जितना भी प्रोविंस है उसके अंदर एक अब लेजिस्लेटिव काउंसिल खोलने की बात की जा रही है। वाइसरॉय टू मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस। अब मान के चलो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल खोल लिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल खोल लिए, अब वो वर्क कैसे करेगा? तो उसका वर्क करने के लिए जो रूल्स होगा वो वाइसरॉय साहब बनाने वाले हैं। ठीक है, और एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसा कि हम देखते हैं इंडिया में क्या होता है, एक मंत्री हैं जो एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, एक मंत्री हैं जो आपका हो सकता है रेलवे मिनिस्ट्री देखेंगे। तो ऐसा शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने फर्स्ट टाइम किया था, इसको हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब है कि 1861 में वाइसरॉय को पावर दे दिया जाता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकें। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जब हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दिया जाता है वाइसरॉय को। और ये जो ऑर्डिनेंस आएगा इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 6 मंथ,
मतलब 6 मंथ से ज़्यादा वो ऑर्डिनेंस क्या है, सिंपल एक लॉ है जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं क्रॉस करता है। आप इंडिया में देख लो, अगर प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं, मतलब क्या, मान के चलो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क नहीं कर रहा है, लोकसभा और राज्यसभा भी, लोकसभा स्थगित है और राज्यसभा तो अकेले कोई लॉ पास कर ही नहीं सकता है, तो इस केस में प्रेसिडेंट लॉ निकाल देते हैं और वो 6 मंथ तक वैलिड होता है। ऑर्डिनेंस के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। अब ये अलग एक्ट है, इसमें हमने क्या देखा है भाई, जब हम इंडियंस लोग को अपने साथ गवर्नेंस में मिलाने लगे तो जो इंडियंस पीपल थे उनका ट्रस्ट होने लगा ब्रिटिशर्स के ऊपर। तब सोचे चलो ऐसा करते हैं और लोग को, भारतीय लोग को अपने साथ जोड़ लेते हैं। जो इंडियंस को तो वो लोग वैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह ऐड कर रहे थे ना, तो अब उन्होंने क्या किया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर था उनका संख्या बढ़ा दिया। आप देखिए सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन उन्होंने एक काम और किया, जो ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या को ज़्यादा रखा और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या को कम रखा। ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, हमने क्या देखा, 2 काउंसिल था, एक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास बहुत ज़्यादा पावर था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कम पावर था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हम और पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इंडिया में हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उसी तरह की बॉडी थी एग्जीक्यूटिव बॉडी। और जो लेजिस्लेटिव बॉडी में अगर हम बात करें इंडिया में तो क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो अब जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसके हाथ में भी पावर थोड़ा थोड़ा दिया जाने लगा। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारा, उसमें मेंबर्स कहाँ से आएंगे, तो एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन में क्या होगा, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अगर उसमें कोई मेंबर कैसे आएगा, उसका नॉमिनेशन कहाँ से होगा, तो जो वाइस राय हैं उनके रिकमेंडेशन पे, वाइस राय के द्वारा किया जाएगा। किसके रिकमेंडेशन पे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान के चलो कि दिल्ली में बैठी है आपकी, दिल्ली ने उस टाइम तो कोलकाता में बैठे थे, बंगाल में, उनका काउंसिल है हमारे वाइस राय का लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें कुछ मेंबर को नॉमिनेट करना है, तो नॉमिनेट कौन करेंगे, वाइस राय करेंगे। किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, जो हमारा प्रोविंस है छोटा छोटा, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, वो वहाँ के गवर्नर कहेंगे देखिए सो ऐसा कीजिए जिसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाल दीजिए। ठीक है। और वाइस राय के ऊपर डिपेंड करता है, वो रिकमेंडेशन दे दिए, और वाइस राय के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको रखना है कि नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब इन दोनों के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेशन मेंबर का उनको नॉमिनेट करेंगे वाइस राय। ठीक है। लेकिन अब तो एक हुआ हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक है हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें नॉमिनेट कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। जो हमारा रिस्पेक्टिव गवर्नर है वो करेंगे अपने अपने प्रोविंशियल काउंसिल में। किसके रिकमेंडेशन पे, उस टाइम सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन होगा, मान लो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, जमींदार हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, तो ये लोग रिकमेंड करेंगे देखिए आप इनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिठा दीजिए, तो गवर्नर उनके रिकमेंडेशन को मान के उन लोगों को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिठा देंगे। तो यहाँ तक आप बात समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, इसको हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का हम बात करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट का बात करते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाता है। इसी कारण से जो लॉर्ड मिंटो हैं हमारे, उनको हम लोग फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं उनको। तो चलिए इनके फीचर्स को जान लेते हैं। यहाँ पे एक सब कुछ कॉमन है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो उसका जो साइज है हम उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके फंक्शन को इनलार्ज कर दिया गया है। वो लोग अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बजट के ऊपर, और मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को और पावर दिया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो वाइसराय थे उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके पास ज़्यादा पावर होता था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था उसको धीरे धीरे पावर देना शुरू किया जा रहा है। तो वैसे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिल गई, और वो कौन थे, SP सिन्हा।
वो थे एसपी सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको एज ए लॉ मेंबर वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिल जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? मान के चलो कि ये एक एरिया है, तो इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मतलब हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और यहाँ पे कोई मान के चलो एक आदमी खड़ा हो रहा है इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए, तो इसको तो सब लोग वोट करेंगे, चाहे मुस्लिम हो। मतलब यहाँ पे 2 लोग खड़े हो रहे हैं मान के चलो, तो हो सकता है इसको हिंदू भी वोट करेगा, मुस्लिम भी वोट करेगा, सब कोई इसको वोट कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वो विनर होगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि यहाँ पे चलो एक ही आपका कंस्टिट्यूंसी, यहाँ पे हिंदू एक खड़ा हो गया, एक मुस्लिम खड़ा हो गया। हिंदू लोग सिर्फ हिंदू को वोट करेंगे और मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को वोट करेंगे। इतना कंसेप्ट सीख लो, ज़्यादा पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना कंसेप्ट कर लो। लॉर्ड मिंटो को हम लोग फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं, इतना भी दिमाग में बिठा लो। और जो हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कुछ और लोगों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाने लगा, जैसे कि जो कॉरपोरेशन के मेंबर थे, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर थे, जो यूनिवर्सिटी के मेंबर थे, और जो ज़मींदार लोग थे, मतलब जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर थे बॉडी के, उनको अब हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक हम ख़त्म कर लिए हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल करेंगे। और अगर यूपीएससी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में डायरकी के बारे में आपको पढ़ना है, और ऐसा बहुत सारे कंसेप्ट है जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। तो 3 एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जो हम कल करने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दो, मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। ओके, बाय, टेक केयर।